बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस का स्टार्ट करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 9th-10th में आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ें आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मौजूद हैं। जैसे आप लोगों ने 10th में कूलम्स लॉ पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही आप लोग सेकेंड ईयर में कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। आप लोगों ने 9th में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो फर्क किस चीज का है स्टूडेंट्स? फर्क अंडरस्टैंडिंग का है। पहले आप चीज को सिर्फ एक ऊपर सतही तरीके से देखते थे, यानी उसका ऊपर से ओवरव्यू देखते थे, लेकिन अब आपको हर चीज के हर लफ्ज को समझना होगा, क्योंकि आगे देना है आप लोगों ने एंटी टेस्ट। उसके लिए आपका नॉलेज जो है वो काफी ज्यादा डीप होना चाहिए। तो यहां पर आज हम फिजिक्स की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये वही डेफिनेशन है जो आप लोग ऑलरेडी 9th-10th में पढ़कर आए हैं, लेकिन आज हम इसके एक एक लफ्ज को पहले से ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसमें है द ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है। जैसे केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जियोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, बिल्कुल उसी तरह से फिजिक्स भी साइंस की ही एक ब्रांच है। लेकिन कौन सी ब्रांच है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? तो आगे मैं बता रहा हूं कि द डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। लो जी, ये पहली चीज है जो हम लोगों ने पढ़नी है। क्या चीज है? मैटर। अब ये मैटर क्या है, इसके बारे में अब हमें डिटेल से जानना पड़ेगा। एनर्जी, ये दूसरी चीज है जो हम लोगों ने पढ़ना है, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो आप लोगों ने देखा कि डेफिनेशन जो है ये तो बिल्कुल वही है जो आप लोग 9th में पढ़कर आए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक एक लफ्ज का मतलब पता होना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या पढ़नी है? मैटर। आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है। आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो मैटर क्या है, आपके लेवल की डेफिनेशन जो है वो ये है कि अगर हमारे पास दो तीन कंडीशंस कोई चीज पूरी कर रही हो तो हम उसे मैटर कहते हैं। ठीक है? नंबर 1, अगर किसी चीज का मैस हो, ठीक है, अगर कोई चीज वॉल्यूम रखती हो, ठीक है, और अगर हम उस चीज को फिजिकली टच कर सकें तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैटर है। ठीक है ना? तो ये एक बच्चों वाली डेफिनेशन है जो आप लोग समझ लें। तो ये तीन बातें जिसमें होंगी तो उसे हम कहेंगे कि ये चीज मैटर है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये मैटर की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है या नहीं। तो आप कहेंगे सबसे पहले कि सर देखना पड़ेगा कि इसका मैस है या नहीं। तो आपको मालूम है, अगर आप मैस और वेट की ये डिस्टिंक्शन थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें और थोड़ी देर के लिए समझ लें कि मैस और वेट एक ही चीज़ होती है, जो कि नहीं होती, आप लोग जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब मैं इसको किसी बैलेंस के ऊपर रखूंगा तो इसका कुछ ना कुछ वेट आएगा, यानी कुछ ना कुछ इसका मतलब मैस हुआ। तो इसका मतलब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का मैस तो होता है। तो मैस तो है। दूसरी चीज, क्या इसका कुछ वॉल्यूम होगा? अच्छा, इसको चेक करने का एक आसान तरीका यह है कि आप पानी से भरा हुआ एक ग्लास लें जो बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। आपको मालूम है ग्लास में कोई मजीद स्पेस नहीं है। अब जब आप ये मार्कर उसके अंदर डबोएंगे तो आपको मालूम है पानी कुछ बाहर गिर जाएगा। क्यों गिर गया? यानी पानी को अंदर जगह नहीं मिली। वो जगह कहां से गायब हो गई? वो किसने जगह ऑक्यूपाई कर ली? डेफिनेटली इस मार्कर के आने से हुआ है। तो इसका मतलब वो जो जगह है वो मार्कर ने ऑक्यूपाई कर ली। इसके बाद मार्कर जो है वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्पेस में। यही वजह है कि जब आपने इसको पानी के ग्लास में डाला तो बाकी पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर आना पड़ा, क्योंकि इसने कुछ जगह जो है वो घेर ली थी। तो क्योंकि इट ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, ये कुछ वॉल्यूम घेर लेता है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। तीसरी चीज, ये कैन बी टच्ड फिजिकली। देखिए, अगर मेरी आंखें बंद हो और आंखें बंद हो और मैं इसको हाथ में पकड़ूं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार ये कोई फिजिकल चीज है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, राइट? तो आप बता सकते हैं कि आपके हाथ में मार्कर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको फिजिकली टच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों बातें क्योंकि हमारे पास
इस मार्कर में मौजूद है तो ये मार्कर मैटर हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट अबाउट योर मोबाइल फ़ोन, तो आप सोचेंगे जब तो आप कहेंगे सर मोबाइल फ़ोन में भी ये तीनों बातें पूरी होती हैं, ऐसे है ना। इसी तरह से आप अपने इर्द गिर्द कोई भी सॉलिड चीज़ देख लें तो आप देखेंगे वो सॉलिड चीज़ जो है वो इन तीनों शर्तों पर पूरी उतर रही होती है। तो यहाँ से हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी सॉलिड है वो सब का सब मैटर है, क्योंकि वो इन शराइत को पूरा कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो मैटर है, हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है उसमें एक टाइप है मैटर की सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी सॉलिड्स हैं वो सब के सब मैटर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड। लिक्विड का भी वही तरीका है। आपके पास पानी की कुछ क्वांटिटी है, ठीक है, आप उस पानी को जब बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो उस पानी का कुछ ना कुछ वजन आएगा। जैसे आप दूध जब लेने जाते हैं या दही लेने जाते हैं तो वो तराजू के ऊपर रख कर उसको तोलता है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ वजन है, तो इसका मतलब लिक्विड का भी मैस होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लिक्विड्स का वॉल्यूम भी होता है। अगर आपके पास 1.5 लीटर की एक खाली बोतल है, आप उसके अंदर पानी डालना शुरू कर दें तो एक वक्त आएगा पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा जब बोतल भर जाएगी। क्यों ऐसा वक्त आया? इसका मतलब ये है कि अंदर की जो सारी स्पेस थी वो ऑक्यूपाई कर ली उस लिक्विड ने, तो इसका मतलब लिक्विड का वॉल्यूम भी होता है। उसके बाद इसको भी फिजिकली टच किया जा सकता है, ठीक है, इसको फिजिकली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास मैटर की एक और टाइप जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो है लिक्विड। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि कोई ऐसी चीज बताएं जो कि मैटर ना हो। जब मैं ये सवाल बच्चों से क्लासरूम में पूछता हूं तो सबसे पहली चीज जो उनको दिमाग में आती है और सबसे ज्यादा आंसर जो मुझे मिलता है वो है कि सर हवा या गैस। बच्चे कहते हैं कि गैस या हवा जो है हमारे इर्द गिर्द ये मैटर नहीं है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे यही जवाब देते हैं। आइए जरा चेक करते हैं कि क्या यह बात दुरुस्त है या नहीं। तो हमारे पास क्राइटेरिया तो मौजूद है, तो हम देखते हैं क्या हवा या कोई भी गैस इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले देखते हैं कि हवा या गैस का मैस या वेट समझ लें होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक आसान बात बच्चों से पूछता हूं। अगर आप लोगों ने कभी सिलेंडर, गैस का सिलेंडर भरवाया हो तो आपको पता होगा जब आपका सिलेंडर खाली होता है और आप उसको दुकान पर लेकर जा रहे होते हैं भरवाने के लिए तो वो हल्का होता है, और जब आप उसमें गैस भर लेते हैं और भरवा कर वापस लेकर आ रहे होते हैं तो वो काफी भारी हो चुका होता है। अब इसका मतलब वजन तो बढ़ गया। आपने उसके अंदर क्या डाला जो उसका वजन बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर गैस ही डाली थी। तो इसका मतलब जो गैस होता है उसका वजन होता है, तो उसका मैस भी होगा। आम हालत में हमारे पास गैस की क्वांटिटी इतनी कम होती है, जैसे मैंने यहां पर हाथ किया, मेरे हाथ के ऊपर एयर है ना, मुझे फील क्यों नहीं हो रही? मार्कर रखूंगा तो इसका वजन मुझे महसूस होता है, लेकिन मेरे हाथ के ऊपर जो हवा है उसका वजन क्यों नहीं महसूस हो रहा? वो वजन इतना कम है इस वजह से महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई चीज बहुत कम हो तो हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि वो चीज है ही नहीं सिरे से। तो अगर आपके ऊपर एक छोटी सी चूंटी है तो उस चूंटी का हो सकता है आपको उस चूंटी के होने का फील ना आ रहा हो, इतना कम वजन है, लेकिन आप ये थोड़ी ना कह देंगे कि उसका वजन होता ही नहीं है, या चूंटी क्योंकि फील नहीं हो रही तो वो चूंटी थी ही नहीं वहां पर, है सही वो वहां पर। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास आमतौर पर गैसेस का मैस क्योंकि कम होता है तो इस वजह से हम समझते हैं कि गैस का मैस नहीं होता, लेकिन अगर आप देखें तो गैस का मैस होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप सीएनजी जो भरवाते हैं गाड़ियों में तो वो भी हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, लेकिन आप देखें जब आप सीएनजी भरवाते तो आप क्या कहते हैं? इतने किलो सीएनजी भर दो। इसका मतलब उसका भी वजन होता है। तो इसका मतलब हम समझ रहे थे, अब बच्चे समझ रहे थे कि गैस का मैस नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में गैस का मैस होता है। अच्छा जी, अब गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या गैस का वॉल्यूम होता है? तो इसके लिए मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके पास एक सिलेंडर हो और आप उसमें गैस भरते जाएं तो एक वक्त आएगा कि सिलेंडर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो मैं पूछता हूँ ये क्यों फट गया? तो बच्चे कहते हैं सर इतनी ज्यादा गैस भर गई थी अंदर, अब गैस मजीद जाने की जगह नहीं थी। तो मैं कहता हूँ वो जगह कहाँ गई? तो बच्चे कहते हैं सर वो गैस ने घेर ली। तो मैं फिर कहता हूँ इसका मतलब गैस वैसे ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है जैसे सॉलिड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जैसे लिक्विड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गैस का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है।
अगर उसका वॉल्यूम ना होता तो फिर मैं सिलेंडर को क़यामत तक भी गैस से भरता रहता, तो गैस अंदर भरती रहती, कभी भी सिलेंडर ना फटता क्योंकि उसका वॉल्यूम ही नहीं था। लेकिन सिलेंडर का फटना ये बता रहा है कि आपकी जो गैस है जो अंदर जा रही है वो एक ख़ास जगह घेर लेती है, तो उसके बाद एक टाइम आता है कि हमारे पास जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फिर मज़ीद गैस एंटर होना मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से सिलेंडर जो है वो फट जाता है। अब बात आती है कैन बी टच्ड फिजिकली, यानी मेरे हाथ पे मार्कर पड़ा हो, मेरी आंखें बंद हो, मुझे महसूस हो जाता है कि मेरे हाथ पे कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये कोई मैटर होगा। लिक्विड के बारे में भी ऐसा ही होता है, लेकिन गैस के बारे में हम ये महसूस नहीं करते या हमें ये फीलिंग नहीं आती कि हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। अभी ये भी एक गलत बात है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि जब आप एक बाइक पर जा रहे हो 70 की स्पीड से, तो आपकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है ना? बच्चे कहते हैं बिल्कुल आता है। तो मैं कहता हूँ कि वो पानी आपकी आंखों से जो जारी हुआ है वो आपकी आंखों में किस चीज़ ने आकर फिजिकली हिट किया है? क्या कोई कंकर आके लगा है, कोई पत्थर लगा है, कोई मिट्टी लगी है? बच्चे कहते नहीं सर वो हवा है जिसकी वजह से लग रहा है। तो मैं कहता देखो हवा भी फिजिकली टच करती है। आम हालत में जैसे मैं अब यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हवा इतना कम फ्लो रखती है कि वो मुझे फील नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर वही बात, अगर कोई चीज़ बहुत कम जो है वो इफेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि वो चीज़ सिरे से है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर हवा को फील नहीं कर सकता, तो ज़रा मैं पंखा तेज़ करके चला जाऊँ पंखे के नीचे, आप देखेंगे पंखे के नीचे मेरे जो बाल उड़ेंगे। इसका मतलब बाल उड़ने का मतलब क्या कि हवा उसको फिजिकली हिट कर रही है, जिस वजह से वो मूव कर रहे हैं। तो वो तीनों बातें जो हम समझ रहे थे या बच्चे समझ रहे थे कि गैसेस में नहीं होती, असल में वो भी गैसेस के अंदर मौजूद हैं वो तीनों बातें। और अगर वो तीनों बातें गैसेस में मौजूद हैं तो इसका मतलब गैस भी क्या हुई, मैटर ही हुई, ठीक है ना। तो इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि बच्चों को इसमें इश्यू होता है और वो कहते हैं कि गैस जो है वो मैटर नहीं है, हालांकि गैस भी मैटर है। तो मैं फिर यहाँ से ये कह सकता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे दुनिया में, हमारी कायनात में इर्द गिर्द मैटर ही मैटर है। लेकिन वो मैटर कितनी हालतों में मौजूद है, कितनी शक्लों में मिलेगा आपको? तो आप कहेंगे कि सर कुछ मैटर हमारे इर्द गिर्द सॉलिड फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होगा और कुछ गैसियस फॉर्म में भी होगा। यानी ये मैटर की शक्लें हैं, इनको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जिन शक्लों में पाया जाता है वो शक्लें तीन हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो प्लाज्मा भी तो है। भाई इस तरह से अगर हम देखें तो ना सिर्फ प्लाज्मा है बल्कि मैटर की और भी स्टेट्स बनती हैं। हम क्योंकि चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं आपके लेवल पर, तो आप लोग बस याद रखिएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो हमारे पास मैटर की फिजिकल स्टेट्स हैं। आप देखें ये सारी डिस्कशन कहाँ से निकली? ये इस लफ्ज़ से निकली। यानी अगर आप फिजिक्स की डेफिनेशन को वाकई अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक लफ्ज़ को रट्टा नहीं मारना कि मैटर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, ताकि कल को आपको पूछे, आपके इर्द गिर्द जो मौजूद चीज़ें हैं उनमें से कोई पूछे कि ये चीज़ मैटर है या नहीं, तो आप इन क्राइटेरिया पर उसको जज करके चेक कर सको कि वाकई ये मैटर है या नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से सर बताएं कि एनर्जी क्या होती है। अब आप सोचें कि ये तो हो गया मैटर। अगर मैटर में ये तीन बातें हैं तो मैं कहूंगा एनर्जी वो चीज है जिसमें ये तीन बातें ना हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कोई चीज बताएं जिसमें ये तीन बातें ना हो, यानी वो चीज मैटर ना हो। गैस नहीं, अब आप कह सकते हैं, गैस को तो मैंने साबित कर दिया कि वो मैटर ही है। अब कुछ क्लेवर बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि सर लाइट। अभी लाइट वाकई में एक ऐसी चीज है जो आपके इन क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो लाइट है उसका मैस नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक उसमें आपने देखा कि लाइट जो है उसका वजन, उसका मैस नहीं होता। इसी तरह से जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो लाइट जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती। इसी तरह से आप देखेंगे कि लाइट को फिजिकली टच भी नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। मार्कर को तो मैं ऐसे पकड़ा था, ठीक है, ऐसे पकड़कर इधर कर दिया, इधर कर दिया, ये सारा मेरे इख्तियार में। लेकिन लाइट को पकड़कर, टॉर्च से निकलने में लाइट को पकड़ के मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, इसको फिजिकली ग्रैब नहीं कर सकता। तो इसका मतलब लाइट एक ऐसी चीज है जो मैटर नहीं है, इसलिए मैं इसको इधर लिख देता हूं। इसके अलावा बच्चे एग्जांपल देते हैं हीट की। ये जो हरारत होती है, हीट का कोई वजन नहीं होता, ऐसे हीट का कोई वॉल्यूम भी नहीं होता, हीट को फिजिकली टच भी नहीं किया जा सकता, उसको ग्रैब नहीं किया जा सकता।
तो इसी तरह से आप देख सकते हैं साउंड, अगर आप देखें साउंड जो है वो भी इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं करता। यानी कुछ चीजें हमारे इर्द गिर्द वाकई ऐसी हैं जो मैटर नहीं है। अगर ये मैटर नहीं है तो फिर ये क्या है? यही तो एनर्जी है। तो बेसिकली ये है एनर्जी, जो कि दूसरा वर्ड है डेफिनेशन का। अब आपको पता चल गया कि हमारे पास मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो हमारी फिजिक्स की ब्रांच है, उसमें एनर्जी है और उसमें मैटर को स्टडी करते हैं। यानी वही चीज जो मैंने अल्फाजों में यूं लिखी, स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, उसको मैंने आपके सामने ड्रॉ करके बता दिया कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड स्टडी ऑफ मैटर। एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, वो मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। एक चीज अब आप फौरन कहेंगे सर इसका भी बताएं कि व्हाट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या होता है एनर्जी और मैटर में? देखें, एनर्जी और मैटर एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप लोग जानते हैं जितना भी सॉलिड है वो मैटर है, तो यूरेनियम भी सॉलिड है, एक सब्सटेंस है यूरेनियम, वो भी मैटर है। यूरेनियम एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है। जब एटॉमिक बॉम्ब फटता है, एक्सप्लोड होता है, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। यानी जब यूरेनियम फटता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। यूरेनियम मैटर है और जब वो फट रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है जो कि एनर्जी है। इसका मतलब एटम बॉम्ब का जो फटना है वो एक एग्जाम्पल है जिसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बिल्कुल इस तरह से कुछ चीजें आगे चल के आप पढ़ेंगे कि एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कितना मैटर हो तो कितनी एनर्जी बनेगी, कितनी एनर्जी हो तो कितना मैटर बनेगा। दूसरे अल्फाज में हमें क्या पता होना चाहिए? म्यूचुअल रिलेशनशिप, उनका आपस में जो बाहमी ताल्लुक है उनका, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये है फिजिक्स। ये वही फिजिक्स की डेफिनेशन है जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ी थी, लेकिन अब यहां पर हमने थोड़ा डिटेल से देखा इसको। आसान अल्फाज में देखें तो मैं कहता हूं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स सब कुछ है। क्यों? आपके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो आपको इर्द गिर्द तीन ही चीजें नजर आएंगी। ठीक है, जरा देखें अपने कमरे में जहां आप बैठे, अपने नजर दौड़ाएं, या तो आपको सॉलिड नजर आएगा, ठीक है, पंखा हो गया, जिस टेबल पर आप बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, जिस मोबाइल में मुझे देख रहे हैं, ये सारा सॉलिड है ना। अगर बैठे बैठे पानी पी रहे हैं या जामे शीरी पी रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, तो वो लिक्विड है। ठीक है, और जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो गैस है, एसी से जो निकल रही है वो गैस है। ये हमारे पास यही तीन चीजें। और कौन सी चौथी चीज है आप बताएं? प्लाज्मा तो आपके कमरे में हो नहीं सकता। इसका मतलब आपके इर्द गिर्द सब क्या ये है? मैटर। कुछ बच्चे कहेंगे सर बल्ब से जो निकल रही है लाइट, बिल्कुल, तो लाइट है या हीट है, जो इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा साउंड है, तो वो क्या है? एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी हो या मैटर हो, पढ़ना किस में? फिजिक्स में। तो इसका मतलब मैं कहता हूं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग। आपके हर जगह जो भी चीजें, या वो मैटर होंगी या वो एनर्जी होगी। कायनात में दो ही चीज है ना, या मैटर है या एनर्जी है। तो जब मैं कहता हूँ कि भाई फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मतलब मैं या मैटर पढ़ रहा हूँ या एनर्जी, या पूरी कायनात ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एवरीथिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब एवरीथिंग की बात करेंगे तो क्या फिर पूरी कायनात पढ़ेंगे? भाई पूरी कायनात भी पढ़ सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने इर्द गिर्द की चीजें जो जमीन के ऊपर है। तो हम यहां से एक लाइन बोलते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिकली, स्पेशली हम अपनी दुनिया को पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल यूनिवर्स इन जनरल, लेकिन जनरली हम पूरी कायनात को पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस हमारी इस दुनिया पर होगा। ठीक है ना, क्योंकि असल जो हमें बेनिफिट आएगा वो अपनी दुनिया में कुछ अच्छा करके आएगा। ठीक है, कुछ अच्छी इजाद कर देंगे, कुछ अच्छी दरियाफ्त करेंगे, तो हमें फायदा होगा। अब आपने देखा कि फिजिक्स जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना, तो आप देखेंगे फिजिक्स की इक्वेशन आ गई बीच में। आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, आप देखेंगे फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। यानी जब तक देखें ना, बायोलॉजी में भी आप क्या करेंगे, आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं अगर बायोलॉजी में, ठीक है, आपकी बॉडी से रिलेटेड, आप हड्डी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हड्डी पढ़ रहे हैं ना, हड्डी क्या है? सॉलिड है ना, और सॉलिड्स को हम कहां पढ़ते हैं?
फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऐसे है ना। या आप ब्लड को पढ़ रहे हैं, अब कहने को तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्योंकि आप ब्लड की बात करें, खून की बात करें, लेकिन खून है तो एक लिक्विड ना, और लिक्विड की प्रॉपर्टीज कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। यानी आप जान नहीं छुड़ा सकते, आप जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ लें, आपको फिजिक्स की पहले जो है ना वो जान पहचान होनी पड़ेगी, तब जाकर आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे। केमिस्ट्री देख लें, केमिस्ट्री में आप जी सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा नाम आपने सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक लिक्विड है। तो लिक्विड की स्टडीज फिजिक्स में करते हैं, तो आपको फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा इससे पहले कि आप केमिस्ट्री पढ़ें। तो इसका मतलब फिजिक्स ने हर जगह पंगा लिया हुआ है, आपको फिजिक्स आना जरूरी है, तब जाकर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो इसका मतलब सबसे फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बुनियादी चीज क्या है? सबसे बुनियादी चीज हमारे पास फिजिक्स है। फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस। इसलिए नहीं बार बार फिजिक्स की तारीफ करा क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि फिजिक्स के बगैर बाकी चीजें नहीं पढ़ सकते। मैं कहता हूँ फिजिक्स इज लाइक द अल्फाबेट, जैसे ABC है। आप देखें कि हमारे पास अगर आपने PhD तक भी पढ़ना है, PhD तक भी पढ़ना है, तो ABC चेंज नहीं होती। ABC तो वही है जो आपके 26 लेटर्स हैं। कोई PhD भी कर ले तो वही 26, वो कोई 27वां लेटर तो नहीं निकालता ना, वो उन्हीं को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके एक नई चीज बना देते हैं, नए वर्ड्स बन जाते हैं, नए एसेस बन जाते हैं, नए चैप्टर्स बन जाते हैं, लेकिन लफ्ज या हर्फ वही 26 है। इसी तरह से हमारी उर्दू में भी है। तो जो अल्फाबेट्स हैं, जिस तरह अल्फाबेट्स के बगैर इंग्लिश सोच सकते हो पढ़ो, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से फिजिक्स के बगैर बाकी जो हमारी चीजें हैं वो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, लेकिन ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी आपने फिजिक्स की, बस इसको याद रखना, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइंस जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ही क्या है कि आप वो बातें करें जो आप साबित कर सकें। ठीक है, हम डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो हम साबित नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऐसे ऐसे पुराने, आप यूनानी दौर में या ग्रीक मैथोलॉजी में अगर देखें तो उनके, या हिंदू मजहब में भी अगर आप देखें तो उनके डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब वो ऐसी चीजें हैं जो प्रूव नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे दुनिया जो है वो एक बैल के सींग पर खड़ी हुई है। ठीक है, तो जल्जले क्यों आते हैं कि जब हमारे पास बैल जो है ना थक जाता है तो वो एक सींग से उठाकर दुनिया जब दूसरे सींग पर शिफ्ट करता है तो उस दौरान जो है वो जल्जले आते हैं। तो पहले लोग ये समझते थे, लेकिन ये चीज आप प्रूव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट इसको रद्द कर देंगे। तो इसलिए लोग उस वक्त सिर्फ बातों से, कोई कहता था मुझे लगता है कि यूनिवर्स ऐसी है, कोई कहता था मुझे लगता है यूनिवर्स ऐसी है। फिजिक्स कहती है भाई आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लगता है, आपको लगता जो मर्जी हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा तजुर्बे से, और वहां से हमें बताना पड़ेगा भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट मुझे ये बताता है कि यूनिवर्स ऐसी। आप ये नहीं कह सकते मेरा दिल कहता है तो मैं इसलिए ये मानता हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ठीक है ना, तो आप जो भी क्लेम कर रहे हैं आपको उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करना होगा, अदरवाइज वो क्लेम जितना मर्जी खूबसूरत क्यों ना, जितना मर्जी बेहतरीन क्यों ना, अगर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट उसको नहीं मिलती तो फिजिक्स की दुनिया में वो एक फॉल्स क्लेम होगा, उसको कोई नहीं मानेगा। तो उम्मीद है ये आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि फिजिक्स क्या है। वही डेफिनेशन है जो मैंने पहले बताई थी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर्स के बारे में। पहला चैप्टर जो है ना वो मेजरमेंट्स, पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट का पता होना चाहिए। भाई जब आप मेजर करते हैं चीज तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि यार जाओ 3 किलोमीटर दही ले आओ, आपको पता है किलोमीटर दही मापने का यूनिट ही नहीं है, ऐसे है ना। या आप ये नहीं कहते कि यार मेरा वेट बड़ा ज़्यादा हो गया है, इतने लीटर हो गया नहीं। ठीक है, तो लीटर जो है वो वेट का यूनिट नहीं है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे पहले चैप्टर में कौन सा क्वांटिटी का कौन सा यूनिट बनता है जो सही यूनिट है। और फिर आपको मालूम है मेजरमेंट्स करते हुए हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं, तो हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या गलती हो सकती है और वो किस वजह से हो सकती है, अनसर्टिनिटीज कहाँ रह जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर अबाउट वेक्टर्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन ज़रूरी होती है। यानी मैं अब्बा जी को जब ये कहूँ अब्बा जी मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो वो इस बात पर कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी नहीं है कि मुझे बता के जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, तो आई हैव टू टेल हिम द डायरेक्शन, ऐसे ना मुझे बताना पड़ता है। ऐसे ही आप समझ लें कि फिजिक्स में भी समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीज़ों के साथ हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह सकता एक बॉडी पर जो है ना वो 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, मुझे कहना पड़ेगा एक बॉडी पर 20 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है।
क्योंकि अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो एक शख्स समझेगा 20 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी इधर जा रही है और दूसरा शख्स समझेगा कि 20 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी इधर को जा रही है, तो दोनों मतलब निकलेंगे ना। तो इसलिए मुझे जब फोर्स की बात करनी है मुझे डायरेक्शन बतानी है। अच्छा, मास की बात करते हुए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। एक बॉडी का मास 20 केजी है, अब मास 20 केजी हो या जितना मर्जी हो उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, तो वेक्टर्स में हम वो चीजें पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्शन जो है वो जरूरी होगी। फिर हमारे पास मोशन के बारे में एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3, और उसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, वो जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने पहले पढ़े। मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और ये इस तरह की चीज़ों के बारे में। फोर्थ चैप्टर इज अबाउट वर्क एंड एनर्जी, तो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। ये भी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले 10th में, लेकिन आप देखेंगे बहुत डिटेल में। इसी तरह से स्टूडेंट 5th चैप्टर जो है वो आ जाएगा घूमती हुई चीज़ों के बारे में। आपको पता है घूमती हुई चीज़ें दो किस्म का घूमना होता है। एक होता है किसी चीज़ के गिर्द घूमना, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं या ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। एक होता है अपने एक्सिस पर घूमना, जैसे लट्टू घूमता है, जैसे ज़मीन अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, जैसे फैन अपने एक्सिस पर घूम रहा है, इसे कहते हैं स्पिनिंग मोशन या रोटेशनल मोशन। तो हम यहाँ इस चैप्टर में दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रोटेशनल मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और ये किस तरह से जो पहले मोशन जो स्ट्रेट लाइन मोशन थी, लीनियर मोशन थी, एक सीधी लाइन में हरकत करना, उससे ये डिफरेंट कैसे। छठे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में हम देखेंगे जो चीज़ें बहती हैं उनके क्या असूल हैं, वो किस तरह से बहती हैं, ठीक है। उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। वो इतना इंपॉर्टेंट है जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है काइनेमैटिक्स में। तो हमारे पास हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जब चीज़ें नहीं, जब हम फ्लूइड्स की बात करेंगे तो फ्लूइड्स कैसे फ्लो करते हैं, ठीक है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पानी बहता है, गैस बहती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 जो है वो ऑसिलेशंस के बारे में। पेंडुलम आपने पढ़ा, पेंडुलम को छोड़ें तो ऐसे मूव करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, मास स्प्रिंग सिस्टम को ऐसे खींचे तो वैसे मूव करता रहता है, ठीक है ना, तो ये ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ऑसिलेशंस के बारे में डिफरेंट केसेस हम पढ़ेंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम को देखेंगे, सिंपल पेंडुलम को देखेंगे, इनकी टाइम पीरियड का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ऑसिलेशन में। 8th चैप्टर इज अबाउट वेव्स। आपको पता है फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वेव भी है, जैसे पानी के अंदर एक कंकर फेंके तो लहरें जो पैदा होती हैं, ठीक है ना, तो उनकी भी एक स्टडी है, उनको भी पढ़ना है हमें, तो वो हमारे पास स्टडी ऑफ वेव्स है, उनको उस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर साउंड को पढ़ेंगे क्योंकि साउंड भी एक वेव है, आप लोग जानते हैं। चैप्टर 9 इज अबाउट फिजिकल ऑप्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और चैप्टर 10 जो है वो थर्मोडायनामिक्स है, हीट के बारे में, और चीज़ों को गर्म करें तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, चीज़ों को ठंडा करें वॉल्यूम कम हो जाता है, गर्म करें प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं हीट के बारे में, ये हम वहाँ पर देखेंगे। आखिरी बात ये कहूँगा कि फिजिक्स का सब्जेक्ट आप पढ़े ना पढ़ें, लेकिन फिजिक्स से आप जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है, क्योंकि आप जब भी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आप फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। वो ड्राइवर जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता है मैंने अचानक ब्रेक लगाई तो मैं आगे जाकर शीशे में जाकर लगूंगा, क्यों, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज़ चल रही हो तो वो चलते रहना चाहती है। तो जब गाड़ी फौरन रुकेगी तो क्योंकि वो शख्स मोशन में था, हरकत में था, तो वो चाहेगा कि हरकत में रहे, इस वजह से वो आगे जाकर लगता है। तो आप देखेंगे कि आप फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ें या ना पढ़ें, आपको लाइफ में चलने के लिए, कामयाब रहने के लिए फिजिक्स का पता होना लाजमी। तो यहाँ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, कल हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।